ठीक है। आज हम सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, हीमाटोलॉजी। ठीक है। जो आज अब हम ये सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये 20 से 22 दिनों के अंदर ये हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसकी ईच एंड एवरीथिंग, इसकी बेसिक्स, इसकी फिजियोलॉजी, अनाटमी और इसकी पैथोलॉजी, जो बीमारियां इसमें होंगी और जो ऑन्कोलॉजी में बीमारी होगी ना कैंसर में, वो हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद हम इसकी फार्माकोलॉजी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या है 20 से 22 दिनों के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये हम जो अब सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, हीमाटोलॉजी। अब हम हीमाटोलॉजी में सबसे पहले देखते क्या है, हीमाटोलॉजी में हम सबसे पहले देखते क्या है, देखिएगा। अरे हीमाटोलॉजी में ना हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं ना, हीमाटोलॉजी का मतलब क्या है, कि हम हीमाटोलॉजी का मतलब हम जो सिस्टम पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें हम देखेंगे क्या, देखें हीमाटोलॉजी। आप हीमाटोलॉजी की तारीफ क्या करेंगे, कोई आपसे ये पूछे कि हीमाटोलॉजी की तारीफ क्या है या हीमाटोपोएटिक सिस्टम की तारीफ क्या है, तो आप उसको पता है क्या बताएंगे, आप उसको बताएंगे कि स्टडी ऑफ आरबीसीज। मतलब है, अगर आप ब्लड सेल्स के ऊपर, अगर आप ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, आपकी जो बॉडी के अंदर जितने भी किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं, उनके बारे में जब आप स्टडी करेंगे ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हीमाटोलॉजी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, हीमाटोलॉजी कहते हैं। तो अब क्या तारीफ करेंगे कि ये क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स। अगर आप ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ब्लड सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, या किसी और सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों की, इन सारी चीजों को हम मिला के क्या कहेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को, इसको हम कहेंगे हीमाटोलॉजी। इसको हम क्या कहेंगे, हीमाटोलॉजी कहेंगे। अच्छा देखिए, अब हमने ये सारी चीज देख ली, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारी जो हीमाटोलॉजी होती है, हीमाटोलॉजी, अब अपनी बुक खोलेंगे ना, तो आपकी जो नई बुक है ना, उसके ऊपर पेज नंबर क्या है, 4 1 10 4 10। ठीक है। देखिए 410 नंबर जो पेज है ना, उसके ऊपर जब आप जाकर देखेंगे, तो आपकी हीमाटोलॉजी का जो एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें पहला टॉपिक आपको पता है क्या लिखा हुआ है, आपका पहला टॉपिक लिखा हुआ है फीटल एरिथ्रोपोएसिस लिखा हुआ है। क्या टॉपिक का नाम है आपका, फीटल एरिथ्रोपोएसिस। देखिए, अच्छा अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो क्या होगा, वो होगा हमारा फीटल एरिथ्रोपोएसिस है। वो क्या है, फीटल एरिथ्रोपायोसिस। ठीक है। अब देखिए, फीटल एरिथ्रोपायोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, फीटल एरिथ्रोपायोसिस में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी। फीटल एरिथ्रोपायोसिस में हम ये देखेंगे कि बच्चे के किस किस उम्र में कहाँ कहाँ से ब्लड बनता है। ठीक है। बच्चे में जो खून है ना, खून मतलब एरिथ्रोपायोसिस मीनिंग क्या है, कि आरबीसी का बनना। यहाँ एक बात और लिख लीजिएगा कि ये जो आपकी एरिथ्रोपायोसिस है ना, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। अच्छा, अगर खून आप जो खून का है ना, आपका जो खून है उसका से बनेगा, ये इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब देखें, जो आपकी एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आपकी बॉडी में, आपके जो मतलब बच्चा होता है ना, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ होता, उसमें कहाँ कहाँ ये हो रही होती है, तो इसका फार्मूला है कि यंग लीवर सेंथिसाइज ब्लड। तो यंग लीवर सेंथिसाइज ब्लड का क्या मतलब है, जो आपका यॉर्क सैक होगा ना, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक का मतलब पता है क्या है, यॉर्क सैक का मतलब ये है कि वो एरिया या वो मतलब है जगह जहाँ पे हमारा जो बच्चा प्रेजेंट होता है ना, उसे हम सैक कहते हैं, यॉर्क सैक कहते हैं। ठीक है। देखिए, जो यॉर्क सैक है ना, यॉर्क सैक, इसमें आपकी जो ब्लड की सिंथेसिस हो रही है, जो आपकी ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, ये कितने से कितने वीक तक हो रही है, देखिएगा, यॉर्क सैक। ठीक है। देखिए, आपको जो यॉर्क सैक है ना, यॉर्क सैक, इसमें आपका 3 से 8 हफ्ते तक, 3 से 8 हफ्ते तक क्या है, आपकी ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है। 3 से 8 हफ्ते तक क्या है, आपका जो ब्लड बनेगा ना बच्चे के अंदर, वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा आपके किधर, आपके बनेगा यॉर्क सैक के अंदर। किधर बनेगा, यॉर्क सैक के अंदर। तो कोई आपसे ये पूछे कि आपका जो यॉर्क सैक होता है, यॉर्क सैक, इसमें कब से कब तक मतलब ब्लड की फॉर्मेशन होती है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 से 8 वीक। कितने हफ्ते के दरमियान होगी, 3 से 8 हफ्ते जो होते हैं ना बच्चे के, मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद 3 से 8 हफ्ते तक खून कहाँ से बनेगा, खून बनेगा हमारे यॉर्क सैक से। खून कहाँ से बनेगा, हमारे यॉर्क सैक से। ठीक है। अब पहली बात जगह हो गई, अब हम दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं। जो दूसरी जगह है ना, वो है हमारा लीवर। दूसरी जगह क्या है, हमारा लीवर है। तो लीवर जो है बच्चे के अंदर, मतलब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता ना, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उसमें जो लीवर है, वो कब से लेके कब तक खून बनाएगा उस बच्चे के अंदर। तो ये जो हमारा लीवर है ना, ये जो हमारा लीवर है, इब्तिसाम, आप अपना माइक बंद कर लें। अच्छा देखें, ये जो आपका क्या नाम है, आपका जो लीवर है, लीवर, ये आपका कब से कब तक खून बनाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये छठे वीक से 6th वीक से स्टार्ट होता है खून बनाना। ये जो हमारा लीवर होता है बच्चे के अंदर, मतलब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, ठीक है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता उसमें 6 वीक से लेके बर्थ तक,
पैदाइश से पहले पहले तक हमारा जो लीवर है वो खून बनाता रहता है। जैसे बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके बाद जो हमारा लीवर है वो खून बनाना बंद कर देता है। समझ लगी इस बात की? अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो इसके बाद आगे हम कौन सा तीसरा चीज देखने जा रहे हैं? तीसरी चीज हमारी है सप्लीन। सप्लीन मीन हमारा पित्ता। ठीक है, सप्लीन मीन पिता या कुछ और कहते हैं इसे। ठीक है, देखिए जो हमारी स्प्लीन है ना, ये हमारी मतलब फीटल लाइफ में या जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें ये कब तक ये खून बनाएगी? तो ये खून बनाएगी 10 से लेके 28वें हफ्ते तक। कब तक ये खून बनाएगी? 10 वीक से लेके 28 वीक तक। ठीक है, 10वें हफ्ते में ये खून बनाना स्टार्ट करती है और 28वें वीक तक ये खून बनाती रहती है। बच्चे की जो फीटल लाइफ होती है ना, फीटल लाइफ या फिर हाँ फीटल लाइफ में क्या है, 28 वीक तक ये खून बनाती रहेगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी आखिरी चीज के ऊपर। हमारी जो आखिरी चीज है ना, आखिरी चीज, इसका नाम क्या है? ये है हमारी बोन मैरो। ठीक है, हमारी हड्डियों के अंदर जो गोदा होता है ना, ये है, उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। तो हमारी जो बोन मैरो है, ये कब से कब तक खून बनाएगी? ये 18वें वीक से ये खून बनाना स्टार्ट करती है और ये जब तक बंदा मरता नहीं है ना तब तक ये खून बनाती रहती है। ठीक है, टिल अडल्ट या टिल डेथ जो आप लिखना चाहें। ठीक है, तो 18वें हफ्ते में ये खून बनाना स्टार्ट करेगी और कितने हफ्ते तक लेके जाएगी? ये हमारे खून जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक ये खून बनाता रहेगा, हमारा बोन मैरो। ठीक है, अच्छा देखें, ये थे एरिथ्रोपायोसिस, मतलब हमारा खून कहाँ कहाँ से बन रहा है और कितने अरसे तक बन रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया फीटल एरिथ्रोपायोसिस के बारे में। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि आपका जो मतलब फीटल लाइफ होती है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, उसमें आपका पहला आरबीसी कब बनता है? पहला आरबीसी मतलब है एक मतलब क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन हुई ना, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद आपके जो जो बच्चा होता है उसमें क्या है, पहला आरबीसी बनता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो दिन कौन सा है? 14th डे है। ठीक है, तो फर्स्ट आरबीसी इज फॉर्म। ये कब बनता है? आफ्टर आफ्टर 14th डे। आफ्टर कितना? क्या बात याद रखनी है आपने? आफ्टर 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ लगी इस बात की कि आपका जो मतलब बच्चा है ना, उसकी ये जो आरबीसी है, पहला आरबीसी कब बनेगा? जो उस बच्चे का 14वां दिन होगा ना, मतलब अपने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो फर्टिलाइजेशन का जो 14वां दिन होगा ना, उस पे क्या होगा? आपका क्या है? आपका पहला आरबीसी बनेगा। आपका क्या है? फर्स्ट आरबीसी बनेगा। जो आपका मतलब है, आपका जो पेशेंट जो मतलब बच्चा है ना, बच्चा जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में फर्टिलाइजेशन के बाद 14वें दिन के ऊपर क्या है? पहला आरबीसी बनता है। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा देखें, इसके बाद ना हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये है ना आरबीसी, ठीक है, ये जो हमारा बच्चे का ब्लड होता है, ये जो बच्चे के पैदाइश से पहले ब्लड होता है, इस ब्लड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिट। इसमें जो ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर क्या कहते हैं उसका, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। उस हीमोग्लोबिन को हम पता है क्या कहते हैं? उस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, उस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? फीटल हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हमने पढ़ ली फीटल एरिथ्रोपायोसिस। फीटल एरिथ्रोपायोसिस में हमने क्या पढ़ा? ये जो हमने पीछे ये जो पूरी चीज पढ़ी है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? ये जो बच्चा है, इसमें जो पैदाइश से पहले कहाँ कहाँ से और किस किस जगह पे और कितने वक्त तक खून बनता रहता है, ब्लड आरबीसी की प्रोडक्शन होती रहती है। तो उसमें सबसे पहले क्या था? हमारा यॉर्क सैक था। यॉर्क सैक में 3 से 8 हफ्ते तक लेके हमारी क्या है? अरिथ्रोपोइसिस होती रहती है। ठीक है, उसके बाद लीवर है। लीवर में कब है? 6 वीक से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक लीवर जो है वो खून बनाता रहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा सप्लीन। जो सप्लीन है ना, सप्लीन, ये 10 वीक से लेके 10वें वीक के बाद से लेके 28वें वीक तक क्या है? ये खून बनाता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा बोन मैरो। जो बोन मैरो है वो 18वें वीक में खून बनाना स्टार्ट करता है और जब तक बंदे की मतलब है मर नहीं जाता ना बंदा, तब तक ये खून बनाता रहता है। पूरी जिंदगी कौन कौन सी चीज चलती है इन चारों चीजों में? सिर्फ हमारा बोन मैरो चलता है। बाकी सारी चीजें जो है पैदाइश से पहले या पैदाइश तक, अपना पैदाइश के बाद खून बनाना बंद कर देती है। पूरी बंदे की पूरी जिंदगी में कौन सी चीज बनती रहती है, कौन सी चीज है जो खून बनाती रहती है या आरबीसी बनाती रहती है? वो है हमारा बोन मैरो। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखें कि हमारा पहला आरबीसी कब बन रहा है, पहला आरबीसी हमारा बन रहा है जब बंदे की फर्टिलाइजेशन के बाद 14 दिन हो गए हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एग एम्ब्रियो बनने के बाद 14वें दिन के ऊपर जो पहला आरबीसी है वो बनता है आपके अंदर। ठीक है,
ये थी आपकी क्या, आपकी फीटल एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम इससे आगे चले ना, इससे आगे, तो इससे आगे हमने देखना है हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। इसके आगे हमने क्या देखना है, हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिएगा। अच्छा, आपकी जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, अगर वो आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन ना, हीमोग्लोबिन ये आपके आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये 90%, 95% आपकी आरबीसीज की स्पेस को कवर की होती है। ठीक है, ये क्या है, 95% क्या है, आपके आरबीसीज को क्या है, कवर की होती है। आरबीसी के अंदर जितनी भी मतलब स्पेस है ना, उसमें 95% क्या होती है, हमारी हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, इसको एचबी कहते हैं। अच्छा, हम एचबी डेवलपमेंट ना, हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट से पहले हम हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस पढ़ेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन बनती कैसे है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, हमें अभी क्या पढ़ना है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पढ़ना है। अब देखिए, जो हमारी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है ना, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसमें ना आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो आपकी हीमोग्लोबिन है ना, आपकी क्या है, हीमोग्लोबिन है, ये आपकी दो चीजों से मिलके बनी होती है। ये क्या है, आपकी दो चीजों से मिलके बनी होती है। पहली चीज क्या है, आपकी हीम है। पहली चीज क्या है, हीम। और दूसरी चीज क्या है, आपकी ग्लोबिन है। दूसरी चीज क्या है, आपकी ग्लोबिन है। ठीक है, ग्लोबिन। अच्छा देखिए, आपकी जो हीम है और जो आपकी ग्लोबिन है, अब हमने इसके बारे में पढ़ना है कि जो आपकी हीम है और ग्लोबिन है, ये दोनों मतलब है, ये आगे कैसे बनी होती है। अच्छा देखिए, जो आपकी हीम है ना, हीम, आपकी हीम, ये आगे दो चीजों से मिलके बनी होती है। ये आगे क्या है, दो चीजों से मिलके बनी होती है। वो दो चीजें कौन सी होती हैं, एक उस चीज को हम कहते हैं आयरन, एक चीज को हम क्या कहते हैं, आयरन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रोटोपोरफायरिन रिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं, समझ लगी इस बात की। एक चीज क्या है, आपकी आयरन है, दूसरी क्या है, आपकी प्रोटोपोरफायरिन है। समझ लगी इस बात की। ये क्या है, आपकी, हम हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में हमने क्या देखा कि सिंथेसिस में आपकी जो जो है ना, आपकी हीमोग्लोबिन है, ये किन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ये आपकी जो दो चीजें हैं ना, वो इनमें से एक चीज क्या है, आपकी हीम है, जबकि दूसरी चीज जो है ना, आपकी क्या, प्रोटोपोरफायरिन रिंग है। ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी क्या, हीम। अगर आपसे कोई ये पूछे ना, आपकी जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, ये आगे किस से मिलकर बनी होती है, तो ये ना, इसका बहुत लंबा चक्कर है। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये ना दो चीजें होती हैं। मेरे 10-12 रिएक्शन है, वो सारे याद रखने के बजाय आप ये याद रखने कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, देखिए, ये जो स्टार्ट होगा ना, ये होगा ग्लाइसिन प्लस सक्सीनाइल कोए। ठीक है, सक्सीनाइल कोए, ये जो दो चीजें हैं ना, सक्सीनाइल कोए, और ये दोनों चीजें हैं, ये मिलके एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद हमारा क्या बनता है, जिसके बाद हमारा प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनता है। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोटोपोरफायरिन रिंग है और हमारा आयरन है, ये दोनों मिलके, ठीक है, ये दोनों मिलके एक एंजाइम की मदद से क्या बना देते हैं, हमारी हीम बना देते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, हीम बना देते हैं। समझ लगी इस बात की। ठीक है। अच्छा, जो अगर आप इस इन दोनों के दरमियान जो जो एंजाइम है ना, अगर आप उसका नाम भी लिखना चाहते हैं, तो आप लिख लें, इसका नाम है फेरोचेलेटेज। ठीक है, फेरोचेलेटेज। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज ठीक है, ना भी लिखें तो ये आगे जाके आप आगे मजीद पढ़ेंगे। समझ लगी इस बात की। ठीक है, ये थी आपकी हीम की मतलब है हीम पार्ट की सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन की जो आपकी हीम पार्ट था ना, वो कैसे सिंथेसाइज होता है, उसमें एक हिस्सा होता है आयरन, और दूसरा होता है आपका प्रोटोपोरफायरिन रिंग। और जो आपका प्रोटोपोरफायरिन होता है रिंग, वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए से। ठीक है, और ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग और हीम दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ये आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग मिलके बना कर देते हैं आपकी हीम। अच्छा, ये हो गया आपका हीम वाला पार्ट। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। जो हमारा दूसरा पार्ट है ना, उसे हम कहते हैं ग्लोबिन। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबिन। अच्छा, जो हम ये जो ग्लोबिन पार्ट है ना, ये ग्लोबिन, ये ना आपके कौन सी ग्लोबिन है, ये आपकी अडल्ट की ग्लोबिन है। ठीक है, ये अडल्ट की ग्लोबिन है। इसमें हम जो मतलब कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ये जो चेन्स पढ़ेंगे ना, ये अडल्ट वाली चेन्स होंगी। ठीक है, देखिए। अच्छा देखिए, जो आपकी ग्लोबिन होती है ना, ग्लोबिन, इसमें चार चेन्स होती है। इसमें क्या होती है, चार चेन्स। और कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर 574 अमाइनो एसिड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपके 574 अमाइनो एसिड होते हैं। समझ किस बात की। अच्छा देखिए, जो आपकी ग्लोबिन चेन है ना, ग्लोबिन, इनके अंदर आपकी दो चेन्स होती है। ठीक है, दो चेन्स होती हैं, पर वो होती, मतलब टोटल नंबर उनका चार होता है, पर वो होती दो तरह की है। तो वो दो तरह की कौन सी होती है, एक होती है अल्फा। ठीक है, दो अल्फा होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो कौन सी चेन्स होती हैं, आपकी बीटा चेन्स होती हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा देखिए, जो आपकी अल्फा चेन है ना, अल्फा चेन, इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, अल्फा चेन, एक अल्फा चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं 141। 141, ठीक है, ज़रबे दो, मतलब ये दो होती है ना, दो। ठीक है, और ये जो आपकी बीटा चेन है,
इसके अंदर आपके अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, 146 होते हैं, ठीक है, 146 मतलब किस बात की। ये थी आपकी ग्लोबिन, ठीक है, आप इनको सम अप करें तो ये आपका 574 ही बनता है, समझ लगा किस बात की। अच्छा ये थी आपकी क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होती है आपकी हीम और दूसरी क्या होती है आपकी ग्लोबिन। हीम जो है ये आयरन और प्रोटोपोर इनसे बनी होती है मिलके, और जो आपकी ग्लोबिन है इसके अंदर चार चेंज होती है, दो अल्फा होती है और दो बीटा होती है, समझ लगा किस बात की। अच्छा अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है ना, आपकी जो हीमोग्लोबिन है ये किस तरह की प्रोटीन है, ठीक है। हमारी जो प्रोटीन्स होती है ना इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा देखें, जो कोई अगर आपसे ये पूछे ना कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है ये कौन सी किस्म की प्रोटीन है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है ना ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये क्या, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, समझ लगा किस बात की। अच्छा ये थी आपकी हीमोग्लोबिन। अगर कोई आपसे हीमोग्लोबिन आपने पूछ ली, हीमोग्लोबिन के बारे में आपने पढ़ लिया, अगर कोई आपसे हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछ ले, कोई आपसे क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन पूछ ले, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन पूछ ले, तो आपने हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या बताना। सबसे पहले ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर, बताएं। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, ये क्या ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे फेफड़ों से, हमारे क्या कहते हैं लंग्स से, हमारे जो लंग्स होते हैं ना वहां से क्या है ऑक्सीजन को उठाती है और टिश्यू की तरफ ले जाती है, ठीक है। और कितनी परसेंट ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, तो वो 97% जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना उसको क्या है ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारी हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई दूसरा पॉइंट पूछना कि दूसरा काम ये क्या करती है, हमारी जो ये ना 23 ये जो हमारे है ना ये ट्रांसपोर्ट किसको करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से उठाती है, टिश्यू से उठा के लंग पे लेके जाती है। देखें, रुके, आप ना इसकी परसेंटेज की बजाय ये लिखें कि ऑक्सीजन को कहाँ से उठा रही है, ऑक्सीजन को उठा रही है लंग से, फ्रॉम लंग्स, और किधर लेके जा रही है, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ये आपके फेफड़ों से उठाती है आपकी ऑक्सीजन को और उसको किधर लेके जाती है, आपकी टिश्यूज तक लेके जाती है, कौन, आपकी हीमोग्लोबिन। जबकि आपकी जो दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज क्या है, आपके जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, ये अब मेटाबॉलिज्म यहाँ के जाके आप पढ़ेंगे, ये जो आपकी ऑक्सीजन है ये कैसे मेटाबोलाइज होती है और इसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना आपकी बॉडी के अंदर, तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगी टिश्यू से, और टिश्यू से उठा के किधर ले जाएगी, टिश्यू से उठा के किधर ले जाएगी, आपकी लंग्स की तरफ ले जाएगी, और लंग से बाहर निकाल देगी इन्वायरमेंट के अंदर जो आप एक्सहेल करते हैं। देखें, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज, ठीक है, देखें टिश्यू से उठाएगी और किधर ले जाएगी, टुवार्ड्स लंग, फेफड़ों की तरफ ले जाएगी, ठीक है, समझ लगी इस बात की। अच्छा ये थे हो गए हीमोग्लोबिन के दो काम। अच्छा अब हम हीमोग्लोबिन का तीसरा काम पढ़ने जा रहे हैं। जो हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी के अंदर तीसरा काम है ना, ये एक बफर के तौर पे काम करती है। अब बफर के बारे में मैं आपको अगर ज्यादा मतलब थोड़ा सा बताऊं ना, तो बफर वो चीज होती है या वो मटेरियल होता है या वो चीज होती है जो बंदे की बॉडी की पीएच को मेंटेन रखती है, जो बॉडी की पीएच को क्या मेंटेन रखती है, ठीक है। हमारे ब्लड को भी बफर कहा जाता है, और हमारे ब्लड में या हमारे आरबीसी में कौन सी चीज है जो एज अ बफर काम करती है, वो है हमारी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक्ट है लाइक एज बफर, ठीक है। अब बफर का मतलब क्या है कि ये हमारी जो होगी ना, क्या क्या नाम है, हमारी जो ब्लड की पीएच होगी ये उसको मेंटेन करेगी। ये क्या करेगी, मेंटेन पीएच, ये पीएच को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। पीएच मतलब उसके जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है या फिर अल्कलाई है, ये हमने पीछे रीनल सिस्टम में पढ़ा है ब्लड की पीएच के बारे में कि एसिडिक है, एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एज अ बफर काम करता है, ठीक है, समझ लगी इस बात की। बफर कैसे काम करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमारी एसिड मतलब एसिडोसिस करवा रही होती है उसको उठा के बाहर फेंकता है, ठीक है। या फिर जो हमारे हाइड्रोजन आइंस होते हैं उनके साथ उनको भी अपने अंदर क्या कहते हैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ये आगे की बातें हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यहाँ पे मैं इसलिए आपको वो शॉर्ट करके बता रहा हूँ। वहां पे हम ये पूरा एज एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये हमारा जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये कैसे काम करती है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम वहां जाके पढ़ेंगे, समझ लगी इस बात की। अच्छा देखिए ये थे आपके फंक्शन किसके, आपके हीमोग्लोबिन के। अगर हम इससे आगे चलें, हीमोग्लोबिन के हमने फंक्शन पढ़ लिए, अच्छा देखें अब हमने पता है क्या देखना है, अब हमने देखना है हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। अब हमने क्या देखना है, हीमोग्लोबिन की क्या देखनी है, डेवलपमेंट। अब अपनी बुक के ऊपर आप देखेंगे ना तो उसने क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस लिखी हुई है, उसने क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूल्स लिखी हुई है। तो आपकी जब अब हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट।
अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। पहले हमने क्या पढ़ा, उसकी सिंथेसिस, वो बनती कैसे है। अब हमने पढ़ना है कि इसकी डेवलपमेंट क्या है, ये मतलब है कौन किस फॉर्म में किधर किधर प्रेजेंट होती है। तो आपने देखें, आपने ये बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलिन्स होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है जीटा, ये जो निशान बना हुआ है ना, ठीक है, ये जो निशान बना हुआ है इस तरह का, इस तरह का जो निशान बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, जीटा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जीटा कहते हैं, ठीक है। ये भी हम जो पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये है एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस है, ठीक है। जो हमारी एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जीटा होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एप्सिलॉन, इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, जीटा और एप्सिलॉन, ठीक है। इनका नाम लिखना है, लिखने अगर एक बार पढ़ना है तो पढ़ लें। अच्छा देखिए, ये जो हमारे जीटा और एप्सिलॉन है ना, अब इनका मतलब क्या है। ये जो हमारी फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, जो हमारी फीटल हीमोग्लोबिन होती है, ये उसकी मतलब सब यूनिट्स होते हैं। ये उसके क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके हमारी फीटल हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारी फीटल हीमोग्लोबिन बनाते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा तो हम ये क्या देखने जा रहे हैं, अच्छा देखें, जो हमारी एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस है ना, एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस, इसकी बुनियाद पे ना हम अपने जो मतलब उस टाइम का जो ब्लड होता है ना, एम्ब्रियोनिक ब्लड होता है या फिर हमारा जो फीटल ब्लड होता है, उसको हम दो तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसकी बुनियाद पे ना हम अपना जो ब्लड होता है, उसको गोवर टाइप में डिवाइड करते हैं और पोर्टलैंड में डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ आपने एज अ मतलब एज अ नॉलेज ऐसे ऐसे करके आपने याद रखना है, ठीक है। कि इन दोनों की बुनियाद पे ना, इन दोनों की बुनियाद पे हम क्या है, ब्लड को किस, ब्लड को जो ब्लड होता है ना हमारा फीटल एम्ब्रियोनिक ब्लड होता है, ये फीटल ब्लड होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, गोवर, गोवर टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। और किसमें, पोर्टलैंड में, ठीक है, पोर्टलैंड टाइप में। ये क्या, ये ब्लड की टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे जो ब्लड है ना, उसको बहुत सारी क्लासिफिकेशन की गई है। हमें तो सिर्फ ABO या RS वाला ब्लड का पता है ना। इसी तरह हमारे ब्लड को ना बहुत ज्यादा टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे गोवर टाइप है या फिर पोर्टलैंड टाइप है, ये सारी टाइप्स हैं ब्लड की। ये इस ब्लड में ये मतलब ये वाली चेन होगी, ये वाली ग्लोब्यूलिन होगी, इस बुनियाद पे हम क्या है, अपने ब्लड को चेंज मतलब करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अच्छा ये था आपकी एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस की। अच्छा अब एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस से आगे हम जा रहे हैं किधर, हमारी फीटल हीमोग्लोबिन की तरफ और हमारे किधर अडल्ट हीमोग्लोबिन की तरफ, ठीक है। देखिए, अच्छा देखें, आपकी जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं HbF से, ठीक है, HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। जो हमारी फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, फीटल हीमोग्लोबिन, इसका अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये इसका मतलब है, इसमें चेंज कौन कौन सी होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि हमारी जो ग्लोबिन होती है, हीम की, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन होती है, उसमें दो अल्फा दो बीटा होती है। मगर जो हमारा होता है ना, क्या कहते हैं, फीटल ब्लड होता है, फीटल RBCs होते हैं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसके अंदर जो चेन होती है वो कौन सी होती है, अल्फा और गैमा, ठीक है, अल्फा और गैमा। वो कौन सी चेन होती है, अल्फा और गैमा चेन होती है। समझ लगी इस बात की। अच्छा देखें, ये था क्या, हमारा फीटल ब्लड था, ये क्या था, हमारा फीटल ब्लड था। अगर कोई हमसे अडल्ट की टाइप की पूछे ना कि अडल्ट के अंदर किस तरह का मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, तो अडल्ट के अंदर दो तरह की हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। तो पहली हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर कौन सी होगी, HbA1, कौन सी होगी, HbA1, ठीक है, हीमोग्लोबिन अडल्ट 1, ठीक है। और दूसरी कौन सी होगी, हीमोग्लोबिन अडल्ट टाइप 2 होगी, ठीक है। देखिए, अब जो हीमोग्लोबिन अडल्ट टाइप 1 है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो होगा ना, क्या कहते हैं, इसके अंदर जो चेन्स होंगी ना ग्लोब्यूलिन्स की, वो कौन सी होंगी, अल्फा, अल्फा होंगी, और कौन सी होगी, बीटा होंगी, ठीक है, जो हमने अभी नीचे पढ़ी थी। और कौन सी, और किस तरह का ब्लड हो सकता है, और दूसरा जो ब्लड हो सकता है ना, वो हो सकता है अल्फा और थीटा, ठीक है, थीटा। समझ लगी इस बात की, क्या हो सकता है, अल्फा और थीटा। समझ लगी इस बात की। ये इसकी आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मतलब है ये हमने सिर्फ ये बात याद रखना है कि जो हमारा फीटल ब्लड होता है ना, उसमें जो चेंज होती हैं वो कौन सी होती हैं, अल्फा और गैमा होती हैं। वो कौन सी होती हैं, अल्फा और गैमा होती हैं। जबकि जो हमारा अडल्ट होता है ना, अडल्ट मतलब जो हमारा नौजवान होता है, ये जो बच्चा होता है 6 महीने के बाद वाला, उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, उसके अंदर अल्फा 2 और बीटा 2, मतलब ये HB1 हो गया, और HbA2 कौन सा हो गया, हमारा अल्फा 2 और थीटा 2। समझ लगी इस बात की। अच्छा देखिए, ये था आपका क्या, ये था आपका मतलब हीमोग्लोबिन की टाइप्स थी कि फीटल हीमोग्लोबिन होती है और अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है। अच्छा देखें, अब जो हमारा फीटल होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या खास बात होती है कि हमारे माँ से जो माँ का जो हीमोग्लोबिन होता है, उससे ऑक्सीजन जो होता है ना प्लेसेंटा तक जाता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कि जो आपकी माँ का जो ब्लड होता है और जो बच्चे का ब्लड होता है, ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता, ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। क्या बात याद रखनी है आपने,
कि जो आपकी माँ का ब्लड होता है, माँ की ब्लड और बच्चे का ब्लड जो होता है, ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता, ठीक है। इनके दरमियान एक बैरियर होता है, उसके थ्रू आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हर चीज है, ये एक दूसरे में क्या कहते हैं, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बच्चे वाले फीटस के, वो माँ के अंदर आ जाते हैं, और जो बच्चे के मतलब माँ से न्यूट्रिएंट्स हैं वो किधर चले जाते हैं, वो बच्चे की तरफ चले जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान एक बैरियर होता है, ये नहीं कि ये जो माँ का खून है और बच्चे का जो खून है ये कि आपस में फ्रीली मिक्स हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा देखें कि हमारा क्या है, जो हमारा बच्चा होगा इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन HbF है, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन है, बच्चे के अंदर क्या है, फीटल हीमोग्लोबिन है। जबकि अडल्ट हीमोग्लोबिन क्या है, ये हमने जो देखी है अडल्ट हीमोग्लोबिन। अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा, जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन, इसकी जो अफिनिटी होती है ना, इसकी अफिनिटी, जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है ना, फीटल हीमोग्लोबिन, इसकी अफिनिटी जो है ना, अफिनिटी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो ज्यादा है अडल्ट हीमोग्लोबिन की निस्बत। अब इस बात का मतलब क्या है, हमारा जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसी, उनके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, टू टू थ्री बिस फास्फोग्लाइसिडेट, ठीक है, 2,3-BPG आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा। देखें हमारी जो आरबीसीज होते हैं ना, हमारे जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसी, इनके अंदर क्या होता है, 2,3-बिसफास्फोग्लाइसिलेट, ये एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये जो कंपाउंड है, ये जो मालिक्यूल है ना, ये हमारे आरबीसीज के अंदर जितना होगा ना, उतनी ही आरबीसीज की अफिनिटी कम होगी ऑक्सीजन की तरह। समझ लगी, कि ये जो हमारा 2,3-बिसफास्फोग्लाइसिलेट है ना, ये डिटरमाइन करता है, इसके लेवल्स आरबीसीज के अंदर जितने होंगे ना, ये डिटरमाइन करेंगे कि उस आरबीसी की ऑक्सीजन के लिए उसकी चाहत कितनी है, ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी कितनी है, कि वो कितनी शिद्दत से मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो इस अफिनिटी का मतलब है जो दारोमदार होता है वो किसके ऊपर होता है, आपके टू थ्री बिस फास्फोग्लाइसरेट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, अब जो आपका 2,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट है ना, 2,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट, ये ना आपके फीटल जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये जो फीटल आरबीसीज होते हैं उनके अंदर कम होता है एज निस्बत, मतलब एज कंपेयर टू हमारे अडल्ट हीमोग्लोबिन के। समझ लगी इस बात की, कि जो हमारा जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, HbF है, उसके अंदर ज्यादा नहीं होते, मतलब उसके अंदर क्या है, एचबीएफ में कम होते हैं, डिक्रीज 2,3-बिसफास्फोग्लाइसिलेट, ठीक है, एज कंपेयर टू, एज कौन सा हमारा हीमोग्लोबिन, एच बी ए वन, ठीक है, हमारा फीटल जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन है ना, उसमें एज कंपेयर टू ज्यादा होते हैं फीटल हीमोग्लोबिन के। समझ लगी इस बात की, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये बात आपको समझ लग गई। अब जो हमारा फीटल ब्लड होता है ना, इस वजह से ये क्या है, ये हमारे क्या नाम है इसका, एक मिनट, जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है ना, ये इस वजह से ये जो 2,3-बिसफास्फोग्लाइसरेट है ना, इसके कम होने की वजह से ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, हमारे अडल्ट हीमोग्लोबिन या माँ के आरबीसी से क्या है, ऑक्सीजन को क्यों खींच लेता है, क्योंकि उसके अंदर 2,3-बिसफास्फोग्लाइसरेट के लेवल्स कम होते हैं, ठीक है। अच्छा ये था आपका कि आपका खून कैसे ट्रांसफर होता है, माँ से बच्चे के अंदर, खून के अंदर से ऑक्सीजन, ये दूसरी चीजें कैसे ट्रांसफर होती हैं, वो इस तरह से ट्रांसफर होती हैं। समझ लग गई इस बात की। अच्छा देखें, अगर कोई आपसे ये पूछे इसके बाद, अगर हम आगे चले ना आरबीसीज की डेवलपमेंट के बारे में, अगर आप देखें ना आरबीसीज की डेवलपमेंट के बारे में, इसमें आपने क्या याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक ग्लोब्यूलेंस होते हैं, जीटा और एप्सिलॉन, मतलब उनके नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका फीटल हीमोग्लोबिन होता है, आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, HbF के साथ। और उसमें चेन्स कौन कौन सी होती हैं, अल्फा और गैमा, अल्फा और गैमा, ठीक है। अगर आपसे से कोई अडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में पूछे, तो आपने उसे क्या बताना है कि जो आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो दो तरह का होता है। जो अडल्ट के अंदर जो मतलब है नौजवानों के अंदर, ये जो 6 महीने से बड़े बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो दो तरह की होती है। वो दो तरह की कैसे होती है, वो दो तरह की इस तरह होती है कि उसके अंदर क्या है, एक HbA1 होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो मतलब है ग्लोबिन की चेंज है वो कौन सी है, अल्फा, अल्फा और बीटा, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, अल्फा और बीटा चेन्स है। और जो दूसरी टाइप होती है वो कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन A टाइप 2। वो कौन सी, उसके अंदर क्या होता है, उसमें अल्फा और ये हमारी सिग्मा होती है, आई थिंक, हाँ, अल्फा और सिग्मा, मतलब है क्या नाम है इसका, चेन्स का नाम होता है, ठीक है, अल्फा और थीटा या सिग्मा। समझ लगी इस बात की। अच्छा ये चेन्स होती हैं। अच्छा अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हमने आगे पता है क्या देखना है, कि हमारा ये भी हमने पढ़ लिया इसके साथ, कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ये हमारी माँ के ब्लड से, या मतलब अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, उससे फीटल हीमोग्लोबिन की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है उसके पास 2,3-बिसफास्फोग्लाइसरेट के लेवल कम होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन की तरफ अफिनिटी, ऑक्सीजन की तरफ जो चाहत होती है,
ऑक्सीजन को खींचने की जो पावर होती है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पता है क्या पढ़ने चाह रहे हैं, अब हमने एक बात और पढ़नी है कि जो हमारी ये हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन हो गई, ये सारी हीमोग्लोबिन होगी ना, ये सारी प्रेजेंट होती है हमारे, जो हम हमारा हमारा खून है ना, हम 22-24 साल के हुए बैठे हैं, 25 साल के हुए बैठे हैं, हमारे अंदर अभी भी फीटल हीमोग्लोबिन होगी। ये जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है और जो हमारी अडल्ट हीमोग्लोबिन है ना, इसकी एक कंसंट्रेशन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। अब हमने वो पढ़नी है, देखिएगा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है, हमने पढ़ना है किसके बारे में, फीटस के बारे में, ठीक है। जो हमारा फीटस होता है ना, फीटस, उसके अंदर कौन कौन सी हीमोग्लोबिन कितनी कितनी प्रेजेंट होती है, उसके बाद हमने अडल्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में हमने उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ना है, अडल्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा देखिए, जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, फीटस 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 के अंदर जो ब्लड होता है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो कितनी कितनी परसेंट होती है, देखिएगा। जो HbF है, HbF है, ठीक है, और क्या होनी है, HbA1 और HbA2। ये जो हमारी है ना, क्या कहते हैं, ये हमारी हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं, ये फीटस के अंदर कितनी कितनी होंगी और हमारे अडल्ट के अंदर कितनी कितनी होंगी। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। जो हमारा फीटस होगा ना, उसमें फीटल हीमोग्लोबिन पता है कितनी परसेंट होती है, 95%। कितनी परसेंट, 95% होती है, ठीक है। कितने परसेंट होता है, 95% होता है। तक इस बात की। अच्छा, जो हमारी अडल्ट वाली हीमोग्लोबिन है ना, ये हमारे जो फीटल लाइफ होता है, उसमें ये हीमोग्लोबिन कितने परसेंट होती है, मतलब टोटल आरबीसी, पूरी बॉडी के जितने भी आरबीसी होंगे ना, उसमें 95% कौन सी हीमोग्लोबिन होगी, आपकी फीटल हीमोग्लोबिन होगी। और आपका 2% क्या होगा, आपकी अडल्ट हीमोग्लोबिन होगी। और अडल्ट हीमोग्लोबिन टाइप 2 है ना, वो कितनी परसेंट होगी, 3% होगी। समझ लगी इस बात की। अब देखिए हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आगे हमने कहाँ जाना है, आगे हमने ये देखना है कि जो हमारी ये है ना, क्या नाम है, अडल्ट हैं, अडल्ट के अंदर हमारी ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कितनी कितनी प्रेजेंट होती है। तो आपने ये बात याद रखना, जो हमारा 6 महीने के बाद वाला बच्चा होता है ना, उसमें जो हमारी फीटल हीमोग्लोबिन होती है, वो कितनी परसेंट रह जाती है, कम होके 2% रह जाती है। पैदाइश के बाद हमारी जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है, वो कितनी रह जाती है, 2% रह जाती है। समझ लगी इस बात की। और जो हमारी हीमोग्लोबिन टाइप ए है, टाइप 1 है, वो कितनी परसेंट हो जाती है, 95% हो जाती है बढ़ के, ठीक है, अडल्ट के अंदर। और जो हमारे टाइप 2 है, वो कितनी रह जाती है, 3%। समझ लगी इस बात की। ये 3% ही रहेगी जो टाइप 2 है, जबकि हमारी जो टाइप 1 है और फीटल हीमोग्लोबिन है, ये आपस में मतलब है, अपोजिट है एक दूसरे के। समझ लगी इस बात की। ये था आपका क्या, ये आपकी हीमोग्लोबिन की टाइप्स थी, हीमोग्लोबिन की क्या थी, मतलब कितनी परसेंटेज होती है। अच्छा, अब हम इसके बाद ना एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी होती है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी होती है। तो अडल्ट के अंदर आपसे ये जो अब ना, ये हमने किसके बारे में पढ़ना है, ये अब हमने ना मेल और फीमेल की निस्बत से पढ़ना है कि मेल के अंदर हमारी हीमोग्लोबिन कितनी होगी और फीमेल के अंदर कितनी होगी। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, रेंज, ठीक है। ये अडल्ट के अंदर हमने पढ़नी है एक, ठीक है। और दूसरा हमने किसके अंदर पढ़नी है, और सॉरी अडल्ट नहीं पढ़ना, मेल एंड फीमेल पढ़ना है, सॉरी सॉरी। देखिए, ये हमने दो चीज दो में पढ़नी है, ठीक है, फीमेल और मेल, ठीक है, मेल और फीमेल। अच्छा, मेल और फीमेल के अंदर ना हमने अब इसकी रेशो पढ़नी है। जो मेल होता है ना, मेल, इसके अंदर कितनी होती है, इसके अंदर ना 13 से या 12 से लेके 17 तक होती है। कितने से कितने के दरमियान होती है, 13 से 17 तक या 12 से 17, जैसे आपको ज्यादा अच्छा लगे, समझ लगी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि इसकी इसमें कितनी होती है, 12 से 17 तक होती है, ठीक है। ये मतलब है वैल्यू है, ठीक है। और जो फीमेल्स होती है, उसमें कितनी होती है, 11 से लेके आपकी 16 तक, ठीक है। ये आपके वैल्यूज होती हैं, मतलब है हीमोग्लोबिन की, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। समझ लगी इस बात की। अगर यहीं पे हम आरबीसीज की बात कर लें, हीमोग्लोबिन के साथ साथ, हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसीज की बात कर लें, तो आरबीसीज पता है कितनी होती है, आरबीसीज मेल के अंदर कितनी होंगी और फीमेल के अंदर कितनी होंगी, देखिएगा। अच्छा, जो आपका मेल होता है ना, मेल, उसके अंदर जो ये आपकी आरबीसीज है ना, आरबीसीज, ये कितनी होंगी, ये होंगे 5 से 6 मिलियन तक। ये कितने होंगे, 5 से 6 मिलियन होंगे, ठीक है, 5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। समझ लगी इस बात की। ये क्या आपके मेल के अंदर कितना है, 5 से 6 मिलियन है, जबकि आपकी जो फीमेल होगी ना, उसके अंदर 4 से 5 मिलियन तक होंगी, ठीक है। ये थोड़े कम होते हैं फीमेल के अंदर। अब हम ये भी पढ़ते हैं कि मेल के अंदर ज्यादा क्यों होते हैं और फीमेल के अंदर कम क्यों होते हैं। देखें, जो मेल होता है ना, मेल मेल जो होते हैं,
उनके अंदर ये मेल जो होते हैं ना, इनके अंदर आरबीसी ज्यादा के होते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो हमारे मेल होते हैं ना, इनके अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। इनके अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो क्या करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन को। ये क्या करता है? आपके आरबीसी की प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है, समझ लगी इस बात की? अच्छा, अब हमने दूसरी बात पढ़नी है कि फीमेल में कम क्यों होता है। फीमेल के अंदर कम होने की दो वजूहत है। फीमेल में क्या है? ब्लड के कम होने की दो वजूहत है। सबसे पहले जो कम होने की वजूहत है ना, पहली वजह क्या है? पहली वजह ये है कि फीमेल के अंदर क्या होती है? हर महीने क्या होती है? उनकी ब्लीडिंग होती है। इस वजह से उनके अंदर क्या है? आरबीसी और ब्लड क्या कम होता है। तो क्या है? फीमेल के अंदर ब्लड कम क्यों होता है? पहली वजह क्या है? ड्यू टू ब्लीडिंग। ठीक है, ड्यू टू ब्लीडिंग। ठीक है, मंथली हर महीने उनकी ब्लीडिंग होती है ना, इस वजह से क्या है? उनका एक ब्लड इस वजह से कम होता है। और दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन की वजह से। दूसरा किस वजह से है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन आरबीसी की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिक्रीज आरबीसी। ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से एक, और दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन क्या करता है? आपके आरबीसी को कम कर देता है। ठीक है, समझ ला कि आरबीसी की जो प्रोडक्शन हो रही होती है ना, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। अच्छा, ये था आपका क्या है? आपकी हीमोग्लोबिन के बारे में था। ये क्या था? आपका हीमोग्लोबिन। आपकी हीमोग्लोबिन बनती कैसे है, कि कैसे बनती है, फिर वो किस किस टाइप की होती है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, उसके नॉर्मल रेंजेस क्या है, मेल के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, फीमेल के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद ये मेल के अंदर ज्यादा की होती है, फीमेल के अंदर कम की होती है, इसके बारे में हमने अब पढ़ा। अब हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आगे हम पता है कहाँ जा रहे हैं? आगे हम जाने लगे हैं किधर? हमारे किसके ऊपर? हमारे ब्लड ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, हमारे किसकी तरफ जा रहे हैं? हम हमारे ब्लड ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं, कि हमारे जो बच्चा होता है ना, इसके अंदर ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। देखिए, जो ब्लड ग्रुप्स है ना, ब्लड ग्रुप्स, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। पर सबसे ज्यादा वेल नोन, सबसे ज्यादा जो मतलब है माना जाता है दुनिया में, उसको हम क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? एबीओ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एबीओ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब एबीओ क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ना आपने एक बात याद रखनी है कि हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, इसमें पैदाइशी तौर पे ना ब्लड के ऊपर दो तरह के एंटीजन लगे होते हैं। ब्लड के ऊपर क्या है? दो तरह के सरफेस एंटीजन लगे होते हैं। अब वो जो दो तरह के सरफेस एंटीजन होते हैं ना, उनमें से एक होता है ए और दूसरा होता है बी। ठीक है, अब आपने क्या बात याद रखनी है कि जो ब्लड होता है ना, आरबीसी, उनमें क्या है? उनके ऊपर क्या है? उनमें ना क्या है? उनके ऊपर एक एंटीजन होता है, सरफेस एंटीजन लगा होता है। वो सरफेस एंटीजन क्या होता है? वो हमें बताता है कि ये कौन से टाइप का ब्लड है। ठीक है, तो सरफेस एंटीजन आपके ब्लड के ऊपर जो लगे होंगे, वो कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक ए एंटीजन होगा और दूसरा कौन सा होगा? बी एंटीजन होगा। ठीक है, ये सरफेस सरफेस एंटीजन है। ठीक है, अच्छा, अब हमने सरफेस एंटीजन के बारे में पढ़ लिया कि हमारे ब्लड आरबीसी जो होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है? कि एंटीजन लगा होता है। अब वो एंटीजन दो तरह का हो सकता है, ये ए टाइप का हो सकता है, ये बी टाइप का हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ए टाइप का हो सकता है, ये बी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो ये एंटीजन है ना, अब इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी होती है हमारी बॉडी के अंदर। पर ना हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती, इसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी बंदे के अंदर ए एंटीजन होगा ना, ए एंटीजन होगा, देखिए, हमने अब क्या पढ़ना है? एंटीबॉडी पढ़नी है कि ब्लड के अंदर उसके अपोजिट एंटीबॉडी कौन सी होगी। अगर किसी के अंदर ए एंटीजन है ना, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए के अंदर, ए के अंदर होगा एंटी बी एंटीबॉडी। कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, समझ लग रही है इस बात की कि नेचुरली कुदरती तौर पे उस बंदे के अंदर ए सरफेस एंटीजन वाले के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी टाइप की होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी टाइप की होगी। समझ लग रही है इस बात की? अच्छा, अगर कोई आपके आपके पास पेशेंट आता है, उसके अंदर क्या है? बी एंटीजन है, उसका जो ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर उसका जो ब्लड ग्रुप है, जो उसके आरबीसी है, उसके अंदर उसके ऊपर कौन सा मतलब एंटीजन लगा हुआ है? बी एंटीजन लगा हुआ है। तो उसके खिलाफ उसके ब्लड के अंदर कौन सी यार एंटीबॉडी होगी? उसके अंदर होगा एंटी ए एंटीबॉडी होगी। समझ लग रही है इस बात की? ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो एंटीजन होगा ना, लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो मेरे अंदर ब्लड के अंदर हमारे मेरे प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी वाली, जो बी सरफेस एंटीजन है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी। ये कुदरतन पैदाइशी तौर पे क्या होता है कि ये बंदे के अंदर अपोजिट एंटीबॉडी होती है। यहाँ तक समझ लगी? अब हम ए और बी के बुनियाद के ऊपर ना हम अपनी ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे इसमें ब्लड ग्रुप बनते हैं ना, वो चार तरह के होते हैं। जो हमारी एबीओ क्लासिफिकेशन होती है ना, अगर आप एबीओ क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो हमारा एबीओ क्लासिफिकेशन है ना,
इसको एक मतलब साइंसदान था, ठीक है, 1909 में, ठीक है, 1909 के अंदर ये एक साइंटिस्ट, उसका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर, उसने इसको दरियाफ्त किया था। क्या नाम है उसका? कार्ल लैंडस्टाइनर। ये आप याद रखना चाहते हैं रख लें, अदरवाइज ये 12th की बात है, ठीक है, ये 9th 12th की बात है, ठीक है, ये इधर वाली बात नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं कोई मसला नहीं। 1909 में, और कार्ल लैंडस्टाइनर ये बंदे का नाम था जिसने ये क्या कहते हैं हमारी ये बनवाई, ये मतलब एबीओ क्लासिफिकेशन हमें दी थी, ठीक है, और इसकी बेसिस पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमने पढ़ लिया कार्ल लैंडस्टाइनर के बारे में कि कार्ल लैंडस्टाइनर ने ये हमें इजाद करके दिया था, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने ब्लड की टाइप्स पढ़नी है। ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इसके अंदर क्या होगा? 4 टाइप्स के ब्लड होंगे, ठीक है। देखिए, ये क्या है? हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें आप आपने ना देखे ना, जो देखें, एक बंदे का आरबीसी है, एक बंदे का आरबीसी है, ठीक है, एक बंदे का क्या है? आरबीसी है, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या है? उसके ऊपर ना एक एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ऊपर क्या है? एंटीजन लगा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके अंदर क्या है? दो तरह के एंटीजन होते हैं। क्या? दो तरह के एंटीजन होते हैं। एक है ए, और दूसरा क्या है? दूसरा आरबीसी है। उसके ऊपर आपका कौन सा एंटी उसके ऊपर आपका कौन सा लगा हुआ है? जो एंटीजन लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका बी वाला, ठीक है। कौन सा एंटीजन लगा हुआ है? बी वाला लगा हुआ है, ठीक है। बी, बी, ए। अच्छा, एक और आपके पास ब्लड आया, एक और बंदा आया, उसके ऊपर जो उसका ब्लड है ना, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर ना दोनों लगे हुए हैं। उसके ऊपर क्या है? दोनों लगे हुए हैं। दोनों मीन क्या है? कि उसके ऊपर ए वाला भी एंटीजन लगा हुआ है और बी वाला भी एंटीजन लगा हुआ है। ए एंटीजन भी लगा हुआ है और बी एंटीजन भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी टाइप कौन सी होगी ये भी हम पढ़ते हैं आगे जाके, ठीक है। और हमारे पास एक तीसरा ब्लड आता है, तीसरा, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर भी हम देखते हैं। आपके पास एक तीसरा बंदा आया, तीसरा, उसके ऊपर ना कोई भी मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप है ना, उसके ऊपर कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है। जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ। अब हमने ये देखना है कि ये क्या मतलब है इसका। देखें, अगर किसी के अंदर ये ए वाला एंटीजन है, ये ए वाला एंटीजन है, तो उसे हमको वो उसको हम ब्लड ग्रुप कौन सा कहेंगे? जिसके ऊपर ए एंटीजन होगा उसे हम कौन सा ब्लड ग्रुप कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये कौन सा ए ब्लड ग्रुप है, ये कौन सा ए ब्लड ग्रुप है, ये क्या? ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। अच्छा, किसी के ऊपर अगर बी बी वाला एंटीजन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये बी वाला है, ये बी ब्लड ग्रुप वाला है। अगर किसी के ऊपर दोनों होंगे, किसी के ऊपर क्या है? दोनों होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये कौन सा है? ये कौन से ब्लड ग्रुप वाला है? ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। ये क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। अच्छा, अगर कोई आपके पास बंदा आता है जिसके अंदर कोई भी, जिसके सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी ब्लड एंटीजन नहीं लगा हुआ, तो आप उसे कौन सा ब्लड ग्रुप कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि ये ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है। ये क्या है? ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है। ये क्या है? ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा है। अच्छा, यहाँ तक आपने देख लिया। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जिस तरह का होगा क्या मतलब एंटीजन होगा, उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। तो अब आपने बताना है कि एंटीबॉडी कौन सी होगी इनके अंदर। ये एंटीजन हमने पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप हमने देख लिया कि ब्लड ग्रुप किस तरह का था, ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा था इनका। अब हमने आपने मुझे इन ब्लड ग्रुप के अपोजिट एंटीबॉडी बनानी है। अगर ए जो एंटीजन है उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी थी? एंटी बी थी। एंटीबॉडी कौन सी होगी यहाँ पे? एंटी बी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। समझ रहे हैं कि पैदाइशी तौर पे उस पेशेंट के अंदर ए के खिलाफ बी वाली एंटीबॉडी होगी, क्योंकि अगर ए वाली एंटीबॉडी होगी तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। समझ लगी इस बात की? अच्छा, अगर कोई ए बी वाला है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? उसके अंदर होगा एंटी ए। उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। अच्छा, अगर एक पेशेंट है उसके अंदर ए वाला भी एंटीजन है, बी वाला भी एंटीजन है, तो क्या उसके अंदर किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी होगी? नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है? नो एंटीबॉडी, ठीक है, नो एंटीबॉडी। समझ लगी इस बात की? जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है ना, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, उसके अंदर क्या है? किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं होती। अच्छा, जो ओ वाला है, ओ में तो ना आपका ए है ना आपका बी है, तो इसमें क्या है? आपकी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट करेंगी। कौन कौन सी? एंटी ए और एंटी बी, ये दोनों एंटीबॉडीज आपकी प्रेजेंट मिलेगी। अच्छा देखें, आपकी जो एंटी बी और एंटी ए लिखा हुआ है, इसके अच्छा देखें, जो आपका क्या नाम है ब्लड ग्रुप है ना, आपकी एंटीबॉडीज लिखी हुई है। जो आपकी एंटी ए एंटीबॉडी है या एंटी बी एंटीबॉडी है, इनके नीचे लिखा हुआ है आईजीएम। ये आईजीएम जो है ना, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, ये इसे एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये अगर 5 किस्म की एंटीबॉडी है, ये हम उधर जाके पढ़ेंगे। अच्छा देखें, जो आपकी आईजीएम है ना, इसके बारे में आपने ज्यादा बातें याद नहीं रखनी क्योंकि ये इम्यूनो का टॉपिक है। इसके आगे सिर्फ आप ये लिख लें कि ये पेंटामेरिक शेप होती है। ये क्या होती है? आपकी आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है ना, ये क्या होती है? पेंटामेरिक होती है। ये क्या होती है? पेंटामेरिक होती है, ठीक है।
अच्छा, अगर आप थोड़ा सा आगे मूव देखेंगे तो आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है आईजीएम और आईजीजी, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला है ना खाना। तो आईजीजी के आगे आपने एक बात लिखनी है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया देखें, ये हमने पूरा पेज पढ़ा, इसमें हमने क्या चीज पढ़ी, इसमें हमने पढ़ी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, के ब्लड की जो आरबीसी होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, सरफेस के ऊपर एंटीजन लगा होता है, या वो ए टाइप का होता है या बी टाइप का होता है, ठीक है, या फिर ए बी होता है मतलब दोनों लगे होते हैं, या फिर क्या होता है कोई ऐसा आरबीसी होता है जिसके ऊपर कोई भी मतलब नहीं लगा होता, क्या हमारा सरफेस एंटीजन नहीं लगा होता। इस बुनियाद पे हमने इन्हें टाइप्स में डिवाइड किया है। जो ए है उसके ऊपर सरफेस एंटीजन कौन सा है, ए सरफेस एंटीजन है, और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर कोई बी वाला आ गया, उसके अंदर क्या है, सरफेस एंटीजन कौन सा है, बी वाला, कौन सा, बी सरफेस एंटीजन है, और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए एंटीबॉडी है। समझ लग रही है इस बात की कि अपोजिट कर देना आपने। अच्छा, जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, उसके अंदर आपकी क्या है, एंटीजन कौन से है, ए बी है और बी भी है, मगर उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसी तरह जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपकी एंटीजन दोनों दोनों नहीं है पर एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आईजीएम और आईजीजी के बारे में आपने पढ़ लिया कि आईजीएम जो है वो पेंटामेरिक होता है, और जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, वो ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। अच्छा, अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब ना आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये हमें ना आगे जाके हर कहीं मतलब मेडिकल लाइफ में ये क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, अब हमने पढ़ना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ये जो आरएस क्लासिफिकेशन है ना, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके साथ इसकी दोबारा मिसाल भी करवाऊंगा, वो इस आगे वाली जो बीमारियां ना उसके साथ लिंक करते हैं वो भी पढ़ाऊंगा। अभी हम पढ़ लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपने पता है क्या देखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ना आपने ये देखना है कि ना आपकी जो कितनी टाइप्स के ब्लड हमने पढ़े हैं। हमने एक पढ़ा है ए, ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है बी, और कौन सा पढ़ा है ए बी पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है ओ ब्लड ग्रुप पढ़ा है, ठीक है। ये हमने कितने चार किस्म के ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, ठीक है। अब आपने ऊपर लिख लेना है डोनर। डोनर मीन क्या है, ऐसा बंदा जो खून दे रहा है। दूसरा क्या है, रिसिपिएंट है, दूसरा क्या है, रिसिपिएंट है, ठीक है। रिसिपिएंट में भी आपने यही टाइप्स लिख लेनी है कि ए बी, ए बी और ओ, ठीक है, ए बी और ओ। अच्छा देखें, अब जो ए वाला बंदा है, ए वाला बंदा, उसको हम सिर्फ ए वाला ही खून दे सकेंगे ना। ए वाला जो बंदा है, ए वाला बंदा, उसके अंदर एंटीजन कौन सा था, ए एंटीजन था। इसके अंदर एंटीजन कौन सा था, ए एंटीजन था, ए एंटीजन था। और क्या, और एंटीबॉडी कौन सी थी, एंटी बी थी, एंटी बी एंटीबॉडी थी, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको ये खून किसको दे सकते हैं, ये हम सिर्फ दे सकते हैं ए वाले को। ये किसको खून दे सकते हैं, ए वाले को खून दे सकते हैं। या फिर हम ये किसको खून दे सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर हम ये खून दें और उसके अंदर कोई मसला ना हो एंटी बी की वजह से, तो वो पता है कौन सा है, वो आपका खून कौन सा है, वो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। समझ लगी कि आपका जो ए वाला ब्लड ग्रुप है ना, ए वाला ब्लड ग्रुप, वो आप किन किन में दे सकते हैं, आप ए में दे सकते हैं, या फिर किन में दे सकते हैं, आप ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। समझ लगी इस बात की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है ना, ए ब्लड ग्रुप, इसके बाद हमने आगे क्या देखना है, इसके बाद हमने क्या देखना है कि ये जो हमारा ये बी ब्लड ग्रुप है, ये किस किस को खून दे सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, बी ब्लड ग्रुप में हमारे पास कौन कौन सा एंटीजन और कौन कौन सी एंटीबॉडी थी, याद बताएं। इसके अंदर कौन सा एंटीजन था, बी एंटीजन था। इसके अंदर एंटीजन कौन सा था, पी एंटीजन था, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी थी, एंटी ए थी, ठीक है। तो ए वाले को तो हम नहीं दे सकते, तो हम ये किसको दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं या फिर ए बी को दे सकते हैं, ठीक है। बी को बी को दे सकते हैं या ए बी को दे सकते हैं। अच्छा, जो ए बी वाला है ना, ए बी वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सिर्फ हम ए बी वाला ए बी को ही लगा सकते हैं। ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, वो हम किसको लगा सकते हैं, सिर्फ ए बी को लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ओ वाला है, ओ वाला ब्लड ग्रुप है, ओ वाला ब्लड ग्रुप, ये क्या है, ये जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है ना, ओ वाला ब्लड ग्रुप, ये या फिर हम सिर्फ ये जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है ना, ओ वाला, इसके अंदर कोई सरफेस एंटीजन होती है आरबीसी के ऊपर, क्या इसके अंदर कोई सरफेस एंटीजन होती है, नहीं होती। जब सरफेस एंटीजन नहीं होगी, इसमें पता है क्या होता है, ये जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हम हर पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, ये क्या है, हम हर पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। हर पेशेंट मीन क्या है कि जितने भी बंदे हैं ना, उनके अंदर हम क्या है, ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दे सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। बाकी ये यूनिवर्सल ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको जरा बचाने की कोशिश करें, कल हम थोड़ा से और कम्प्लीमेंट थोड़ा सा इसको इजी करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपने ये पूरे टेबल से क्या सीखा,
पूरे टेबल से ये सीखा कि जो आपका ए वाला ब्लड है ना, आप उसे सिर्फ ए को दे सकते हैं या ए बी वाले ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? ए को दे सकते हैं या ए बी वाले ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। जो आपका बी है वो या आप सिर्फ बी को दे सकते हैं या ए बी को दे सकते हैं। जबकि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो आपको किसको दे सकते हैं? सिर्फ ए बी को दे सकते हैं, ठीक है, ए बी को, ठीक है, ए बी को ही दे सकते हैं। हमें लगी इस बात की? जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका खून आप सिर्फ ए बी पेशेंट वाले को, ए बी वाले को ही देंगे। जो ओ वाला है वो आप सबको लगा सकते हैं, वो आप सबको लगा सकते हैं। अच्छा, इस हिसाब से हमारे पास मतलब यूनिवर्सल डोनर, अगर सिर्फ हम ए बी ओ देखें, अगर हम आर एच क्लासिफिकेशन ना लगाएं तो सिर्फ ओ ए बी ओ देखें, तो ए बी ओ में हमारा यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है? तो हमने ऊपर देखे, एक खून था जो खून सारों को दिला जा रहा था, वो कौन सा था? ओ था। वो कौन सा था? ओ था। तो ओ कौन सा होगा? यूनिवर्सल डोनर होगा। ओ कौन सा होगा? यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। अब ये ओ पॉजिटिव होता है या ओ नेगेटिव, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा ए बी है, देखिए ए बी को सारे ब्लड दे सकते हैं। ए बी ब्लड, ए को क्या है? ए बी को हमारे सारे ब्लड दे सकते हैं। ए बी के ऊपर आपने क्या लिखना है कि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। ये क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। समझ लगी इस बात की? ये क्या है? आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। बस ये थी क्या आपकी मतलब ब्लड के बारे में कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ये ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं। ये आप टेंशन मत लेंगे, हम कल जाके दोबारा पढ़ेंगे। समझ लगी इस बात की? ठीक है, इसको हम कल दोबारा रिवाइज करेंगे, मतलब हमारी ये ट्रांसफ्यूजन वाले को इसकी ए बी मतलब आर एच फैक्टर की मदद की नजर मतलब एनक लगा के देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज ही क्लास को यही पे कैंसिल मतलब खत्म करते हैं और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली बीमारियां। अच्छा, ये जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, ये ट्रायल क्लासेस हैं और इसके बारे में ना आप आगे लोगों को बता सकते हैं, हमारा स्टेटस वगैरह आप प्लीज शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को पता चल जाए। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा, ठीक है।